हेलो दोस्तों, आप सभी का मिशन सिलेक्शन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे भारत का इतिहास के कालखंडों को। वीडियो को पूरा देखें और लाइक और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम समय में बहुत बहुत पीछे जाने वाले हैं। उस दौर में जब इतिहास लिखा ही नहीं गया था। हाँ, क्योंकि लिखना तो किसी को आता ही नहीं था। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत में इंसानी सफर की मतलब सभ्यता की शुरुआत कैसे हुई। ये एक तरह से एक जासूसी कहानी की तरह है। हमारे पास कोई किताब नहीं है, कोई डायरी नहीं, सिर्फ सुराग है। हाँ, सिर्फ पत्थर के कुछ औजार, पुरानी हड्डियां और गुफाओं में बने कुछ चित्र। इन्हीं सुरागों को जोड़कर हमें पूरी कहानी बनानी है। और कहानी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि वो क्या वजह थी कि लाखों साल से भटकने वाला इंसान, जो एक शिकारी था, एक जगह रुककर गांव बसाने और खेती करने के बारे में सोचने लगा। ये सफर ही सब कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं। जरूर। समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास को बांटा कैसे जाता है। ठीक है, तो पहली स्लाइड यही है, इतिहास का विभाजन। प्राग ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। ये क्या है? देखिए, ये सारा वर्गीकरण इस बात पर है कि हमारे पास लिखित सबूत हैं या नहीं। अच्छा। तो पहला है प्रागैतिहासिक काल यानी प्री हिस्ट्री। ये वो समय है जिसका हमारे पास कोई भी जीरो लिखित रिकॉर्ड नहीं है। जैसे पाषाण काल। बिल्कुल। हम सिर्फ जमीन से निकली चीजों जैसे औजारों और कंकालों से अंदाजा लगाते हैं। और दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्ट्री। अब यहाँ कहानी दिलचस्प हो जाती है। कैसे? इस दौर के लोगों को लिखना आता था, उनकी अपनी एक लिपि थी। तो फिर परेशानी क्या है? परेशानी यह है कि हम आज तक उसे पढ़ नहीं पा रहे हैं। अरे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। एकदम सही। सोचिए, उनकी लिखी हुई चीजें हमारे पास हैं, पर हम समझ नहीं सकते। ये किसी खजाने की चाबी खो जाने जैसा है। सही कहा। और तीसरा, वो है ऐतिहासिक काल, हिस्ट्री। ये वो समय है जब से हमें लिखे हुए रिकॉर्ड मिलते हैं और हम उन्हें पढ़ भी सकते हैं। तो आज हमारी चर्चा पहले वाले हिस्से पर है, प्रागैतिहासिक काल पर। हाँ, जो इंसान की कहानी का लगभग 99% हिस्सा है, 99%। हाँ। ये सोचना ही हैरान करता है। तो चलिए इस 99% की शुरुआत करते हैं पुरा पाषाण काल से। स्लाइड के हिसाब से ये 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक चला। ये तो बहुत ही लंबा समय है। बहुत लंबा। और इसे भी हम 3 हिस्सों में बांटते हैं, आरंभिक, मध्य और उत्तर। इस समय का इंसान पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था। वो एक शिकारी था। मतलब बस शिकार करो, खाओ। हाँ, और जंगल से कंद मूल फल इकट्ठा करो। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं, कभी कभी मनोरंजन के लिए भी शिकार करता था। अच्छा। ये तो दिखाता है कि उनके पास खाली समय भी होता था। शायद एक तरह का सामाजिक जीवन भी। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा मोड़ तब आता है जब इंसान आग पर काबू पा लेता है। आग की खोज, ये तो सब कुछ बदल देने वाली चीज थी, है ना? ये क्रांति थी। हाँ। सोचिए जरा, पहली बार जब इंसान ने आग को कंट्रोल करना सीखा होगा, वो पल कैसा रहा होगा। अचानक रात का अंधेरा और जंगली जानवरों का डर दोनों गायब हो गए। हमें इसके सबूत कुरनूल की गुफाओं से मिली राख से मिलते हैं। और आग ने सिर्फ सुरक्षा ही तो नहीं दी होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसने उनका खाना बदल दिया। कच्चा मांस खाने की जगह अब वो इसे पकाकर खाने लगे, जिससे वो पचाने में ज्यादा आसान हो गया होगा। और उससे पोषण भी ज्यादा मिलता था। इसे खोज ने इंसान को जानवरों की दुनिया में एक जबरदस्त बढ़त दिला दी। ठीक है, तो आग ने इंसान को सुरक्षा और बेहतर खाना दिया, लेकिन क्या उसके आसपास की दुनिया भी बदल रही थी? यही कहानी का अगला बड़ा मोड़ है। लगभग 12,000 साल पहले जलवायु में एक बड़ा बदलाव आया। दुनिया गर्म होने लगी। आइस एज खत्म हो रही थी। हाँ, बर्फ पिघली, बड़े बड़े जंगल और घास के मैदान बने, और इसका नतीजा ये हुआ कि अब छोटे और तेज भागने वाले जानवर ज्यादा हो गए, जैसे हिरण, खरगोश, बकरियां। और इन नए तेज जानवरों का शिकार करने के लिए पुराने भारी भरकम पत्थर के औजार तो काम नहीं आते होंगे। एकदम सही। इंसान को भी बदलना पड़ा, और यहीं से शुरू होता है मध्य पाषाण काल, मिडिल स्टोन एज। हाँ, इंसान ने छोटे, ज्यादा नुकीले और हल्के पत्थर के औजार बनाने सीख लिए। इन्हें माइक्रोलिथ या लघु पाषाण कहते हैं। तो ये ज्यादा कारगर थे। बहुत ज्यादा। ये इतने छोटे होते थे कि इन्हें लकड़ी या हड्डी के हत्थे में लगाकर तीर, भाला या हंसिया जैसे नए औजार बनाए जा सकते थे। तो ये तकनीक में एक बहुत बड़ा उछाल था। हाँ, और जब इंसान के औजार बेहतर हो रहे हैं, तब वो एक दोस्त बनाता है। हाँ, और वो दोस्त था कुत्ते का जंगली पूर्वज।
पशुपालन की शुरुआत इसी दौर के आखिर में हुई। अच्छा, इसके सबूत हैं हमारे पास? बिल्कुल। सबसे पुराने सबूत मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बागोर से मिलते हैं। इंसान ने समझा कि कुछ जानवरों को मारने की बजाय पालने से ज्यादा फायदा है। तो कुत्ता शिकार में भी मदद करता था और सुरक्षा भी देता था। हाँ, ये एक इंसान और जानवर के बीच एक नई साझेदारी की शुरुआत थी। ठीक है, तो अब हमारे पूर्वजों के पास आग है, बेहतर औजार है और एक वफादार साथी भी है। तो अगला कदम क्या था? क्या यहीं से भटकना बंद हुआ? यही वो पल था, और इस सोच के पीछे थी इतिहास की सबसे बड़ी क्रांति। खेती की खोज। सही। इसे नवपाषाण काल यानी न्यू स्टोन एज कहते हैं। ये वो पल था जब इंसान फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बना। ये सोचना भी अजीब लगता है कि किसी ने पहली बार ये पता लगाया होगा कि एक दाने को जमीन में डालने से वैसा ही पूरा पौधा उग सकता है। ये तो जादू जैसा लगा होगा। शायद ये एक लंबा प्रोसेस था। लोगों ने देखा होगा कि जहां वो फल खाकर बीज फेंकते हैं, वहां अगले साल वैसा ही पौधा उग जाता है। गेहूं और जौ शुरुआती फसलों में से थी। और खेती ने इंसान को एक जगह रुकने पर मजबूर कर दिया होगा। बिल्कुल, आप अपनी फसल छोड़कर तो नहीं जा सकते। और यहीं से स्थायी निवास की यानी एक जगह बसकर रहने की शुरुआत हुई। तो ये शिकारी वाली जिंदगी से एक किसान बनने का सफर एक तरह से फ्रीलांस काम छोड़कर एक 9 to 5 जॉब करने जैसा था। सिक्योरिटी ज्यादा थी पर आजादी कम हो गई। बहुत अच्छा एनालॉजी है। और जब आप एक जगह बस जाते हैं तो नई समस्याएं आती हैं। जैसे उगाए हुए अनाज को रखेंगे कहाँ? सही। और इसी जरूरत से आविष्कार हुआ मिट्टी के बर्तनों का, यानी पॉटरी का। और फिर हुआ एक और क्रांतिकारी आविष्कार, पहिया, जिसने परिवहन को हमेशा के लिए बदल दिया। तो अब इंसान गांव में बस रहा है। हमें इन शुरुआती बस्तियों के बारे में कुछ पता है? हाँ, कई जगहों से, जैसे कि मेहरगढ़, जो आज पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है। ये लगभग 7000 ईसा पूर्व का गांव है। इतना पुराना? वहाँ क्या खास मिला है? वहां हमें खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। वो कच्ची ईंटों के घरों में रहते थे, लेकिन सबसे दिलचस्प चीज एक कब्र है। वहां एक मृतक के साथ एक बकरी को भी दफनाया गया है। बकरी? वो क्यों? शायद वो मानते थे कि मरने के बाद भी एक और दुनिया है और वहां खाने की जरूरत पड़ेगी। ये उनके आफ्टर लाइफ में विश्वास को दिखाता है। ये तो बहुत दिलचस्प है। अब इसकी तुलना कश्मीर की एक और जगह से कीजिए, बुर्ज़ोहोम से। वहां क्या अलग था? वहां के लोग जमीन में गड्ढे खोदकर घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहते हैं, शायद ठंड से बचने के लिए। अच्छा। और उनकी कब्रों में हमें मालिकों के साथ उनके पालतू कुत्तों को दफनाया हुआ मिला है। अरे वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प है। मेहरगढ़ में कब्र में बकरी मिलती है जो शायद भोजन का प्रतीक है, और बुर्ज़ोहोम में मालिक के साथ कुत्ता जो वफादारी और साथ का प्रतीक है। बिल्कुल। एक छोटी सी कब्र हमें उस समाज की पूरी मानसिकता के बारे में बता देती है। एक के लिए परलोक में भोजन जरूरी था, दूसरे के लिए शायद एक वफादार साथी। तो पत्थर के औजारों में महारत हासिल करने के बाद क्या हुआ? क्या इंसान ने कुछ नया खोजा? हाँ, उसने एक नई चीज खोज निकाली, धातु, मेटल। और पहली धातु थी तांबा। तांबा यानी कॉपर। इस दौर को ताम्रपाषाण युग कहते हैं, क्योंकि इस समय इंसान पत्थर और तांबे दोनों के औजारों का इस्तेमाल कर रहा था। तांबे से बना पहला औजार एक कुल्हाड़ी था। हमने औजारों और बस्तियों की बात की, लेकिन क्या उस इंसान के पास कला के लिए कोई जरिया था? क्या वो अपनी कोई छाप छोड़ कर गए? बिल्कुल। और इसका सबसे शानदार उदाहरण हमें मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में मिलता है। भीमबेटका शैल चित्रकला? हाँ, ये हजारों साल पुरानी एक आर्ट गैलरी है जिसे यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने की थी। इन गुफाओं में क्या है? चट्टानों पर उस जमाने के लोगों ने चित्र बनाए हैं। शिकार के दृश्य हैं, लोग मिलकर नाच रहे हैं, जानवरों की तस्वीरें हैं। ये उनकी जिंदगी की एक सीधी झलक देते हैं। ये तो कमाल है। इनके अलावा भी कुछ और जरूरी खोजें हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में कोल्डिहवा नाम की जगह से हमें दुनिया में चावल की खेती के सबसे पुराने सबूत मिले हैं। चावल के? हाँ, और मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के पास हाथनोरा में भारत में मिली पहली इंसानी खोपड़ी मिली है। अच्छा। और ये रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने 1863 में पल्लवरम में भारत का पहला पुरापाषाण औजार खोजा था। एक तरह से भारत में इस पूरे अध्ययन की शुरुआत उन्होंने ही की थी। तो अगर हम इस पूरी लंबी चर्चा को समेटें तो इसकी बड़ी कहानी क्या है? बड़ी कहानी है इंसान का संग्राहक से उत्पादक बनने का सफर। मतलब फूड गैदरर से फूड प्रोड्यूसर बनने का। हाँ, वो एक ऐसे जीवन से चला जहां वो पूरी तरह से
प्रकृति के दया पर था और वो एक ऐसे जीवन तक पहुंचा जहां उसने भोजन पैदा करना और अपने भविष्य को नियंत्रित करना सीख लिया। आग, पहिया और खेती, इन खोजों ने शिकारी को किसान बना दिया। बिल्कुल। और इन्हीं ग्रामीण संस्कृतियों की नींव पर आगे चलकर भारत की पहली महान शहरी सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण हुआ। लेकिन वो एक अलग कहानी है। तो ये थी यात्रा पत्थर के साधारण औजारों से लेकर एक संगठित समाज की दहलीज तक। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान ने प्रकृति के साथ जीना और उसे अपनी जरूरतों के लिए ढालना सीखा। और जाते जाते एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने देखा कि मेहरगढ़ में मृतक के साथ बकरी दफनाई गई और बुर्ज़ुहुम में मालिक के साथ कुत्ता। ये दोनों अलग अलग जानवर मृत्यु के बाद के जीवन के लिए क्यों चुने गए? ये उन दो संस्कृतियों की मान्यताओं, उनके मूल्यों और उनकी जिंदगी के बारे में क्या बताता है?